नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल एज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम जो एनसीईआरटी की बुक्स है कक्षा 6वीं से 12वीं तक उसकी एक सीरीज को पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपको जो टेस्ट देने के लिए मटेरियल है वो हमारा सिविल एज नाम का जो टेस्ट सीरीज है, सिविल एज नाम का मैंने ऑफिशियल सिविल एज ऑफिशियल से आपके लिए एप्लीकेशन डेवलप करवाया है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसका हूबहू आपको वहां क्वेश्चन देने के टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। इसलिए जो आपकी तैयारी है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जो भी है। हम यहाँ पे एकदम सिक्वेंसली प्ले स्टोर वाइज पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट जियोग्राफी होगा और आपको हर एक डायमेंशन से समझाया जाएगा। आपको यहाँ से जियोग्राफी पढ़ने के बाद और टेस्ट देने के बाद हर एक एग्जाम में ये आपका जो क्वेश्चन आते हैं आप बना पाएंगे। ये बिल्कुल कंप्लीट पूरी तरह से मैं वादा करता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत, आकार व स्थिति, यानी हम इंडिया की साइज व लोकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय सभ्यता है व संस्कृति है उसका विकास सिंधु घाटी सभ्यता से जाना जाता है। यह अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती थी। क्योंकि उत्तर में जो बसने वाले लोग थे वो भारत का नाम जो आर्यावर्त पड़ा, तो उत्तर में जो आर्य आए तो उनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? आर्यावर्त। क्योंकि आर्यों के एक शक्तिशाली राजा भरत थे तो उनके नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ठीक है, अब फिर बात करते हैं ईरानियों की। तो ईरानियों ने जो सिंधु नदी है तो उसको क्या कहा? हिंदू नदी कहा। ठीक है, हिंदू नदी कह दिया। और हिंदू नदी इस एरिया में, इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को, इस देश को हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है, लोगों को इन्होंने क्या कहा? हिंदू। ये भी आपसे आ जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की ईरानियों ने हिंदू किसको कहा? तो ये ईरानियों ने कहा। अब यूनानियों की बात करते हैं तो इस नदी को, यानी जो सिंधु नदी थी, इस नदी को यूनानियों ने क्या कह दिया? इंडस कर दिया। ठीक है, अब इंडस से ही इन्होंने जो नाम पड़ गया, अंग्रेजों ने फिर क्या कर दिया? इंडिया कर दिया इसका नाम। ठीक है, तो हमारे भारत का नाम जो इंडिया है वह हिंदुस्तान है, इस तरह से पड़ गया। अब हम अस्थिति, जो उसकी अवस्थिति है यानी स्थिति है, आकार है, साइज है, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्लाइड पे आते हैं देर ना करते हुए। भारत चूंकि एक प्राचीन और महान सभ्यता है। ठीक है, भारत विश्व की सबसे प्राचीन और क्या है? महान सभ्यता, समृद्ध संस्कृति है। अभी देखा जाता है कि जो हमारा देश है, हमारे देश ने 5 दशकों में बहुत ही आर्थिक प्रगति की है। ये क्षेत्र, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष हो, ठीक है, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, अभी हमारे देश ने कई देशों से व्यापारिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, यानी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय विस्तार व्यापार के जो समझौते हैं, अभी हाल ही में बहुत ही समझौतों पर साइन हुआ है। अभी तो सुना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया से भी तकनीकी में, एआई में हमारे देश ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर द्विपक्षीय साइन किए हैं। ठीक है, तो प्रमुख उन्नति 5 दशकों में भारत ने सभी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में की है, चाहे उद्योग हो, चाहे तकनीक हो, कृषि हो, सर्वांगीण विकास हुआ है। ठीक है, विश्व इतिहास में योगदान की बात करते हैं तो जो भारत है हमारा, तो
तो भारत का योगदान विश्व के इतिहास में रहा है, ये प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से ही हमारा भारत स्थल मार्ग के थ्रू मध्य एशिया व यूरोप व यूनान से जुड़ा हुआ था, यानी विश्व की अनेक कंट्रियों से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे पूर्वी एशिया, चाहे चीन बोलो या दक्षिण एशिया, श्रीलंका, मालदीव वाले देश हैं, इन सबसे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी थी, क्योंकि स्थल मार्ग से पहले ही बहुत से दार्शनिक व यात्री आए भारत के उत्तर पश्चिम दर्रों या पर्वतीय क्षेत्र से होकर। तो उन्होंने भारत से बहुत सारी, मान के चलो, कला व संस्कृति का योगदान रहा हमारे देश में। जैसे कि ईरानियों की बात करते हैं तो ईरानियों ने यहाँ बहुत सी, इनकी जो कला वस्तु है वो हमारे देश में देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे कि ईरानी जो गुबंद हैं, मीनार हैं, ये सब ईरानियों मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, मीनारें जो बड़ी बड़ी शासकों ने बनवाई हैं। ठीक है, और बात करते हैं तो हमारे भारत ने विश्व इतिहास में, यहाँ जो विश्व के यात्री थे वो यहाँ से पंचतंत्र की कथाएं, रामायण, पुराण, बहुत सारी कहानियां ले गए। मलमल के कपड़े, सूती वस्त्र कपड़े और व्यापार भी हमारे देश से होता रहा। हमारे देश से जो दशमलव प्रणाली है और आंकिक प्रणाली है, मध्य एशिया के होते हुए यूरोप व यूनान तक पहुंची। ठीक है, तो केवल वर्तमान ही नहीं, विश्व के इतिहास को आकार देने में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सिर्फ एक भूभाग ही नहीं बल्कि एक निरंतर विकसित होती हुई सभ्यता है जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। विश्व में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो कभी कभी क्वेश्चन तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिख जाएगा। जो हमारा वर्ल्ड है यानी विश्व है, यानी जो अर्थ है ना, हमारा जो पृथ्वी है वो कितने हेमिस्फीयर में बटा है? 4 हेमिस्फीयर में बटा है। एक तो साउदर्न हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये लाइन है इक्वेटर लाइन। अब आप इस लाइन से देख रहे होंगे कि ये जो हमारा देश है इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में बसा हुआ है? इंडिया की लोकेशन आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब यहाँ से इस तरह से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत की अवस्थिति किस महाद्वीप मतलब किस क्षेत्र में है? महाद्वीप के, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके किस भूभाग में है, यानी उत्तर या किस गोलार्ध में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी तो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध ही आंसर आ जाता है, लेकिन यदि आंसर डीपली आता है तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो भारत एक अत्यंत विशाल देश है, पूरी तरह से विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक है, मतलब देखिए ये ऊपर का मतलब है कि यहाँ से ये विषुवत रेखा गई है, यानी इक्वेटर लाइन यहाँ से गई है, और जो हमारा देश इंडिया है इसके थोड़ा ऊपर है। तो इन्होंने ये लिख दिया कि ये विषुवत रेखा से ऊपर है। लेकिन आपको पता होगा यहाँ कर्क रेखा निकलती है जो कि क्या कहलाती है? 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको नॉर्थ याद रखिएगा, इसी को कर्क रेखा है। और 23 सही 1/2 ये साउथ यदि आ चुकी है तो ये मकर रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा है। तो गोलार्ध की बात करते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में है? भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, सटीक पता लगाने के लिए किसी भी देश की जो लोकेशन है, तो सटीक पता लगाने के लिए हमें उसकी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से समय के बारे में पता चलता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, ये अक्षांश रेखाओं के चैप्टर में पढ़ोगे तो ये आप जानोगे। अक्षांश रेखाएं आपको बताती हैं लोकेशन, यानी किसी जगह की स्थिति, और देशांतर रेखाएं उस जगह के समय को बताती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं किसको बताती हैं? समय को। इसको लेटीट्यूड कहा जाता है
इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए। लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोला जाता है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। इमेजिन करें कि पृथ्वी एक ग्रिड है और भारत उस ग्रिड के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, देखो मैं बताया था नॉर्थ ईस्ट, तो भारत की जो स्थिति है वो नॉर्थ भौगोलिक बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, वाले हिस्से में विशाल आकार लिए बैठा है। दो हिस्सों में विभाजन करती है इक्वेटर लाइन, फिर ऊपरी हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और भारत की सटीक लोकेशन, ये आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले तो पृथ्वी है, फिर इसने विषुवत रेखा ने दो भागों में काट दिया, फिर विषुवत रेखा के ऊपर भारत है और भारत ही ऊपरी हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये भारत की सटीक जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड, ये जो हॉरिजेंटल, हाँ ये मैं आपको बता देता हूं, ये हॉरिजेंटल होती हैं, इस तरह से खींची जाती हैं, काटी जाती हैं, ठीक है, इस तरह से हॉरिजेंटल, तो इनको ही कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी कभी क्वेश्चन आता है कितना है, तो 111.1 किलोमीटर है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। और दो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये याद रखना चाहिए आपको, ये क्या है याद रखेंगे, ये गोरे नाम से जानी जाती है। और यदि दो देशांतर रेखाएं, चूंकि देशांतर रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं एक ही बिंदु पे मिल जाती हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं, ये समय को बताती हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसको बताती हैं, स्थान को बताती हैं। तो ये दो देशांतर, ये है आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, ये याद रखना। अब भारत की स्थिति बोले तो इसको मैप को थोड़ा इरेज करते हैं। भारत की यदि स्थिति की बात करें तो ये आपका जो नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, साउथ में कितने डिग्री से इसका एरिया स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ये याद रखना, एन और एस यदि लगा आ गया तो एन का मतलब है नॉर्थ, एस का मतलब है साउथ। तो आप कभी भी एग्जाम में जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट आपको साउथ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको कभी टिक मत कीजिए आंसर पे, आप नॉर्थ लगाइए, ठीक है। तो यहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, कन्याकुमारी वाला दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है और ये विस्तार उत्तर में कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। पूर्वी, ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। अब यहां से पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार को यदि आप देखोगे तो ये 97 डिग्री, यहाँ पे लिखा होगा 68 डिग्री 7 मिनट, इस तरह से ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये ईस्ट में है, देखिए ये किस में है, ईस्ट में है, ओके। तो इसकी यदि बात करेंगे तो ये 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी पूर्व से पश्चिम तक की। और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो ये 3214 किलोमीटर हो जाता है, कितना हो जाता है, 3214 किलोमीटर। यदि भारत का पूरा क्षेत्रफल बोला जाए तो ये कितना है, 3287,263 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज में, तो ये जो वर्ल्ड है यानी पूरे विश्व का कितना है, विश्व का 2.4% लैंड हमारे भारत में है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में तो नहीं लेकिन निश्चित पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भारत की स्थिति बताएं तो इसका जो आकार है तो विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत। कौन सा स्थान रखता है, 7वां। सबसे बड़ा देश विश्व का क्षेत्रफल में रूस है,
और भारत का स्थान कौन सा है, 7वां, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है भारत का मुख्य भूभाग 8.4 डिग्री से शुरू होकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक अक्षांश तक फैला हुआ है। इस पूर्वी बिंदु को अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, बलांगू, ठीक है, बलांगू बोलते हैं। और जो ये जो पॉइंट है आपका गुजरात में है, इसको गौर माता बोलते हैं, गौर माता। क्योंकि यहाँ समय की काउंट होता है, ठीक है, इसकी समय की बात कीजिए तो आप देखिए 97 है, जब यहाँ 97 में से मैं कितना घटाऊंगा, 68 घटाऊंगा, तो 7 में से 8 गया, ये 17 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी आ जाएगी तो ये 7 हो जाएगा, तो 2 बचा, लगभग ये 39 आता है, मैंने पॉइंट को छोड़ दिया, तो ये टोटल 30 डिग्री आता है, ठीक है। अब 30 डिग्री चूंकि देशांतर रेखाएं हैं, ये जो ईस्ट है ये आपका कौन सा विस्तार है, ये लेटीट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है। तो एक देशांतर रेखा के बीच की 1 डिग्री की दूरी 4 मिनट होती है, कितनी होती है, 4 मिनट, ठीक है, इसको याद रखना आप। तो एक देशांतर रेखा, चूंकि अब आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 30 में हम 4 मिनट का मल्टीपल करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाता है, 120 मिनट हो जाता है आपका, 120 मिनट। तो ऐसा माना जाता है कि जो भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो जो गुजरात गौर माता बिंदु है, इनमें टोटल समय का अंतर 2 घंटे होता है। सपोज दैट मानिए यहाँ 7 बज रहे हैं शाम को सर्दियों में, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, वही ये 7 बजेंगे तो यही आपका पूर्व में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो यहाँ थोड़ा दिन रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य पहले उग जाता है, यहाँ आपका 7 बजे उगेगा तो यहाँ 5 बजे ही सूर्य दिख जाएगा, 2 घंटे पहले, क्लियर है। तो पूर्व व पश्चिम में जो अंतर है, कितना आपका अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। दक्षिणी बिंदु, अब बात करते हैं द्वीप समूह की। यदि आपने द्वीप समूह को सम्मिलित कर लिया है ना, यदि आप द्वीप समूह को सम्मिलित करेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, कौन सा प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है भारत का जो विस्तार है, ठीक है, दक्षिणी विस्तार है, उसी को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, इस चीज को याद रखना। अब ये इंदिरा पॉइंट है, ये सुनामी 2004 में आई थी, तो उस समय ये जलमग्न हो गया था, डूब गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है किस सुनामी में, किस वर्ष आई सुनामी में डूब गया, तो आपको आंसर क्या देना है, 2004, ठीक है। ध्यान दें कि वैल्यूज के आगे उत्तर लिखा हो, क्योंकि भारत पूरी तरह से इक्वेटर के उत्तर में है। एग्जाम में 8 डिग्री 4 मिनट साउथ देकर कंफ्यूज किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता दिया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दिया हूं, ये 97 डिग्री 25 ईस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश के बलांगू में है, ये गुजरात के गौर माता में है, तो इनके बीच में अंतर 2 हावर्स का है, यानी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है टोटल। अब आप यहाँ भी यदि घटाने जाएंगे तो ये 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट है। और यहाँ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपको इंदिरा पॉइंट से बताया था 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, देखो ई लगाया है तो ईस्ट है, एन लगाया है तो नॉर्थ है। अब आप इसमें से 6 को घटाइए 37 में, तो यहाँ भी 30 डिग्री आ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री में लाई करता है, यानी इसको घटाने पे भी 30 डिग्री आ रहा है, इसको घटाने पे भी 30 डिग्री आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, यानी लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, वो 30 डिग्री के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हिडन होता है, किसी किताबों में बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। तो
दोनों देशांतरों के आगे पूर्व लगा है, उन्होंने कहा है ये ईस्ट लगाइए आप। ओके, तो ये आपका स्लाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ कर्क रेखा। अब आप देखिए यहाँ पे भारत को दो भागों में बांटती रेखा, उसको हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका कितने डिग्री है? 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ है, ये याद रखना। इसको ही हम कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि रेखाएं कितनी होती हैं वो आप जियोग्राफी के अक्षांश व देशांतर रेखाओं का टॉपिक है, उसमें आप जानेंगे। तो ये जो कर्क रेखा निकल रही है भारत के बिल्कुल मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य से। ओके, तो ये कितने राज्यों से निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। 8 राज्यों से निकलती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो नंबर 1 गुजरात से स्टार्ट होती है। अब आप देखिए, इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं या देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजिन करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको मैप में दिखाया गया है। ये आपका गुजरात है। गुजरात के बाद ये राजस्थान का थोड़ा सा भाग है, तो ये राजस्थान से निकलती है, ये गुजरात से निकलती है। फिर यहाँ पे आपका ये एमपी आ गया, एमपी के भोपाल से निकलती है। पूछा जाता है कौन सी राजधानियां हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है, तो यहाँ पे भोपाल है। और ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड आ गया, तो यहाँ के रांची भी से भी निकलती है, रांची। ठीक है, तो ये रांची राजधानी हो गई, भोपाल राजधानी से कर्क रेखा निकलती जाती है। फिर आपका एक पश्चिम बंगाल आ गया। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6 राज्य हो गए आपके। 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ आपका 6 हो गया। ओके, तो और फिर ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। तो कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से निकलती है? 8 राज्यों से। ओके, ये आपका मिजोरम है और ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा टी लिख देते हैं। ये वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है और ये आपका सीजी है। ठीक है, अब ये यहाँ से देशांतर रेखा मानक यामोत्तर रेखा निकलती है, एक 82 डिग्री नॉर्थ की। ठीक है, तो इस 82 डिग्री नॉर्थ को ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट में काटती हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं भारत में, तो कहाँ पे काटती है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या है? यह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इस रेखा को भारत की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे सूर्य ये भूमध्य रेखा के पास वाला एरिया है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा के पास वाला एरिया है, ये वाला। ओके, तो इसको जानेंगे कि ये जो मान के चलो जूम हो गया था, ये यहाँ पे देखिए, जूम करके ही दिखाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है आपका ये यहाँ से ये भूमध्य रेखा वाला भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है? भूमध्य रेखा वाला। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की बात की जाए, है ना, तो यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है। इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ में, तो यहाँ इक्वेटर पे आपको पता है वर्ष भर सूर्य की रोशनी बराबर मिलती है। तो चूंकि सूर्य की रोशनी बराबर मिलेगी, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ये ठंडा होता जाता है भाग। तो यहाँ भारत में देखिए, जो ये वाला भाग है, ये दक्षिणी वाला, ये कैसा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वर्तमान में क्या ये टेम्परेचर रहता ही है, कैसा रहता है? समकारी रहता है, यानी फ्लक्चुएट नहीं करता है। यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वर्ष भर 27 से थोड़ा कम रहेगा, एक आधा डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु कह देते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ पे चूंकि कर्क रेखा के बाद ना जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? सर्दी ज्यादा होती है, ठंडी होती है। तो इसको ही हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। तो कहा जाता है कि जो भारत है, भारत को कर्क रेखा की जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है,
उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा के राज्य हैं, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। ये 8 राज्य हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य द्वीप समूह। ये द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये जो अरब सागर में है, यहाँ ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है। ये अरब सागर आपका कौन सा है, अरबियन सी। ठीक है, अरब सागर, तो इसी में लक्षद्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। अब जब डिटेल में इनके बारे में जानेंगे तो पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी का ये क्लास 9th का किताब है, तो हम जैसा एनसीईआरटी में लिखा है एज ए वैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपका दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व में कौन सा सी लगता है हमारे भारत से, तो ये बंगाल की खाड़ी लगता है, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में ही कौन सा द्वीप है, कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान, तो हमारे भारत में द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में आपका लक्षद्वीप पड़ता है। इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट मैंने अभी बताया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना 6 डिग्री 45 मिनट यहीं से काउंट होते हैं। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु भूमि नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक इंदिरा बिंदु है। ये 2004 में आई सुनामी में सबमर्ज यानी डूब गया था। भारत का मुख्य भूभाग पूर्व में बंगाल, अंडमान निकोबार, पश्चिम में लक्षद्वीप, ये इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का आकार विश्व में 7वां है। मैं बता दिया, ये 32.8 मिलियन लाख वर्ग किलोमीटर यानी इतना 3.28 मिलियन। ठीक है, 32.8 ये क्षेत्रफल है। 2 बस विश्व का इतना प्रतिशत है। ये 7वां भारत का है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दुनिया के कितने लोग रहते हैं, 17% आबादी भारत में रहती है। ओके, अब तो ज्यादा हो गई होगी, 140 करोड़ समथिंग के पहुंच गए हम। 2011 में 121 करोड़ थे, वहां से 15-16 साल आगे पहुंच गए हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया, फिर कनाडा,